बात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सकुशल होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोग ने संधि प्रकरण को विस्तृत रूप से पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि संधि क्या है, मुख्यतः कितने प्रकार की है। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पाया था कि मुख्यतः 3 प्रकार की है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के सभी प्रकारों को हम लोगों ने उदाहरण के सहित पढ़ लिया था बच्चों। इसके बाद हम लोगों ने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो कि कुछ नियमों पर आधारित थी, उनको भी हम लोगों ने उनके नियम के तहत उदाहरण सहित पढ़ लिया था। विद्यार्थियों, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने सिलेबस के अगले प्रकरण को लेते हैं, यानी कि समास। तो आज हम लोग समास के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम भली भांति जानते हैं और जैसा कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि समास जो है, समास शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण से। ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक, है ना, जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, है ना, एक शब्द की रचना होती है, यानी एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो इस रीति को हम समास कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों? यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से शब्द निर्माण की जो परंपरा या रीति होती है, जो नियम होता है, उसे हम समास कहते हैं। और सामान्य रूप में समास का अर्थ हमने आपको बताया संक्षिप्तीकरण से है, यानी कि शब्दों को संक्षेप में प्रस्तुत करना, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शब्द समास का जो हमारा अभिप्राय है बच्चों, वो क्या है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ की इस अभिव्यक्ति, यानी कम शब्दों का प्रयोग करके हम अधिक से अधिक शब्द मतलब उसके अर्थ को प्रकट करें। ठीक है। तो इसको जैसे हम तुरंत एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे कि हमें कहना है कि नवरात्रि का समूह, नवरात्र जैसे हम लोग कहते हैं नवरात्रि का समूह, तो इसे हम संक्षेप में क्या कह देंगे? नवरात्र, है ना। तो इसी तरह से यानी कि 10 भुजाओं वाला हम कहें, इससे अच्छा हम कह दें दशानन। तो आप देखिए बच्चों, आप यहाँ गौर करिए कि कितना शब्द का मतलब वाक्य का कितना संक्षिप्तीकरण हो गया। ठीक। अब बच्चों, इसके संप्रत्यय को समझने के बाद हम बात करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, हमने इसका जो इसके भेद हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि बच्चों समास का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः 6 प्रकार का है। ठीक है ना। इसमें सबसे नंबर 1 पे है द्वंद्व समास, नंबर 2 पे द्विगु समास, नंबर 3 पे तत्पुरुष समास, नंबर 4 पे कर्मधारय समास, नंबर 5 पे अव्ययीभाव समास और नंबर 6 पे बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो बच्चों, ये हमारा जो समास का वर्गीकरण है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, यानी कि द्वंद्व समास की, कि द्वंद्व समास क्या होता है। आप लोग अपनी स्क्रीन पे बच्चों देखेंगे कि द्वंद्व समास में का क्या नियम है। तो द्वंद्व समास वो होता है जिसमें कि प्रथम मतलब पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं? दोनों ही प्रधान होते हैं, है ना। पूर्व और उत्तर पद जिसमें दोनों प्रधान होते हैं, वो कौन सा समास होता है? हमारा द्वंद्व समास। ठीक है। अब जैसे बच्चों, ये इसको आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, अब इसको हम उदाहरण के सहित प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि हमारा शब्द है माता और पिता। ठीक है। अब जैसे भी मैंने बात की थी शुरू में बच्चों कि इसका मेन अर्थ है, समास का जो मेन अभिप्राय है वो क्या है? संक्षिप्तीकरण से है। तो इसका जो संबंध सूचक जो पद होता है वो विलुप्त हो जाता है समास में, है ना। तो माता और पिता में और शब्द का विलुप्तीकरण हो जाएगा और हमारा क्या शब्द क्या होगा? माता पिता। डैश करके देखिए बच्चों, आपने अपनी स्क्रीन पे कैसे लिखा हुआ है? माता पिता। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण इसी में आप देखिए, जैसे हमने कहा राम और कृष्ण या राम और कृष्णा। वही स्थिति बच्चों यहाँ पे पुनः आती है। इसका हमें संक्षिप्तीकरण करना है और संबंध सूचक को मुझे हटा देना है। तो जब हम हटाते हैं तो और का जब हम विलुप्तीकरण करते हैं तो हमारा शब्द होता है राम और कृष्ण। ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार द्वंद्व समास को हमने समझा कि इस समास की क्या विशेषता है या इसका क्या अभिप्राय है कि इसमें पूर्व पद और जो है अंतिम पद, दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं बच्चों अपने नंबर 2 समास की, यानी कि द्विगु समास की, है ना। तो द्विगु समास, जैसा कि हम लोग ने इसको खूब अच्छे से पढ़ रखा है कि द्विगु समास वो होता है जिसमें प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है ना। तो
इसमें क्या है, पूर्व पद जो है यानी प्रथम पद या पूर्व पद मतलब पहला पद क्या होता है, वो संख्यावाची होता है, उससे हम द्विगु समास के नाम से जानते हैं। जैसे कि अब आप कभी भी जब द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे तो आप जो भी इसके उदाहरण लेंगे बच्चों, जो भी होंगे, तो आप उसमें देखेंगे पूर्व पद इसका जो पहला पद हम ले रहे हैं वो संख्यावाची है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखिए, आपने अपनी स्क्रीन पे देखिए, जैसे हमने बात की, शब्द लिया नवरत्न, 9 रत्नों का समूह यानी कि नवरत्न। तो जो हमारा पूर्व पद है, इसमें जो पहला पद है वो क्या हुआ, वो संख्यावाची है ना, नव। नव माने 9, ठीक है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, देखिए अपने इसमें सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों का समूह सप्तद्वीप। तो बच्चों यहाँ पुनः वही बात आ रही है, क्या संख्या आ गई, सप्त, यानी कि 7 समूह का। जैसे ऊपर हमने कहा था नव, ठीक है। या जैसे कि अभी हमने आपको समास के संप्रत्यय के समय उदाहरण दिया था नवरात्र, तो भी नव यानी 9 रातों का समूह, ठीक है। इसी प्रकार से हम और एक आध उदाहरण इसमें बच्चों ले सकते हैं, ये 2 तो मैंने आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसी तरह से जैसे हम कह सकते हैं त्रिदेव, त्रिदेव, त्रिदेव मतलब 3 देवता, कौन, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। इसी तरह से त्रिनेत्र, त्रिनेत्र ये 3 नेत्र हैं जिनके, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सब संख्यावाची हो गए। दशानंद, है ना वो शुरू वाला, तो ये हमारे क्या है, संख्यावाची हैं, जिनका उदाहरण हम इस तरह से देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपने तत्पुरुष समास की, ठीक है। ये देखिए तत्पुरुष समास की हम बात करेंगे, 2 समास के हम प्रकार देख चुके हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम ये पाते हैं कि तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसमें पूर्व पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है ना। इसकी कंडीशन दूसरी हो गई, इसमें जो पूर्व पद है नहीं, पहला पद है वो क्या है, गौड़ होता है, मतलब कोई इसकी खास वो नहीं होती, और जो उत्तर पद इसमें होता है वो प्रधान पद होता है, ठीक है। अब जैसे हम बच्चों इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। उदाहरण से हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास के उदाहरण में जैसे हमने कहा सत्य के सत्याग्रह, हमने उदाहरण लिया है ना, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यानी सत्य के लिए आग्रह है, तो क्या हुआ, सत्याग्रह। अब आप बच्चों इसमें गौर कीजिए कि जो इसमें पूर्व पद है उतना मतलब उतना हमारे लिए प्रेस्टीजियस अब नहीं है जितना कि हमारा उत्तर पद है ना। अब देखिए किसके लिए क्या है, मेन है आग्रह, है ना। उत्तर पर प्रधान आपको यहाँ दिख रहा होगा, आग्रह किसके लिए, सत्य के लिए, ठीक है। तो शब्द हमारा क्या हुआ, सत्याग्रह, ठीक है। अब जैसे हमने कहा रत्न, भारत रत्न, अब आप देखिए बच्चों रत्न, रत्न क्या है भाई, मेन शब्द है हमारा, जो उत्तर पद है मेन है रत्न, ठीक है। और पूर्व पद हमारा जो है इसमें देखिए पुनः गौड़ है, तो हमारा ये शब्द क्या था, भारत रत्न, ठीक। इसी प्रकार से धनहीन, तो हीन क्या है, हमारा प्रधान है, हीन किससे, धन से, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार से एक उदाहरण इसमें और देख लीजिए, घुड़सवार, हम लोग कहते हैं ना कि बहुत घुड़सवारी अच्छी करते हैं, है ना, या जो है कोई बिल्कुल घोड़े पे सवार हो, क्या घुड़सवार मतलब घोड़े पे सवार, तो सवार किस पे, मेन पद प्रधान, और घुड़ मतलब घोड़ा, ठीक। तो बच्चों ये हम लोग ने जिसके तत्पुरुष समास के 4 उदाहरण देखे, इसमें बच्चों ने पाया कि इन चारों उदाहरणों में हमारा जो उत्तर पद था वो प्रधान पाया गया, है ना। चाहे वो सत्याग्रह का आप उदाहरण ले लीजिए, चाहे वो धनहीन का ले लीजिए, चाहे भारत रत्न का लीजिए, चाहे घुड़सवार का ले लीजिए। तो बच्चों इसके अंतर्गत हम लोग ने ये देखा, ठीक। जैसे कि अभी हम लोग ने द्विगु समास में आपने बच्चों इसके जस्ट पहले देखा था कि वो क्या है, संख्यावाची। तो जितने भी आपको इसमें शब्द दिख रहे हैं वो प्रारंभ में संख्या का बोध कराने वाले ही हैं। इसके अलावा मैंने आपको 2-3 उदाहरण और बताए थे, है ना, त्रिदेव, त्रिनेत्र, दशानन इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से ये हम लोगों ने समझा कि ये जो हमारे समास है ये किस तरीके से अपने नाम के हिसाब से, मतलब जो उसका संप्रत्यय है उसके हिसाब से वो जो है कार्य करते हैं, और उनको हम लोगों ने उदाहरणों के द्वारा और अच्छी तरह से समझा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा कि तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने देखा कि समास क्या है, हम लोगों ने समास के संप्रत्यय को समझा कि समास क्या होता है, ये किस तरह से कार्य करता है ना, इसका मेन आशय क्या है, यानी संक्षिप्तीकरण से लगाया जाता है, और इसका मेन अभिप्राय ये भी है बच्चों साथ में कि कम से कम शब्दों में हम अधिक से अधिक भाव या अर्थ को प्रकट करना, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा बच्चों कि समास कितने प्रकार के हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पाया कि समास मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकारों को हम लोगों ने देखा, और जिसके अंतर्गत
हम लोगों ने द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास का विस्तृत रूप से उदाहरण के सहित अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पुनः समझ में आई होंगी। अपनी अगली क्लास में हम लोग आगे के समास के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।